जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ये ITI स्पेशल टारगेट बैच में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज थर्ड क्लास स्टार्ट होने जा रही है। फर्स्ट क्लास देखें, सेकेंड क्लास देखें। जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं वो प्लीज़ इस क्लास के बाद जा कर के फर्स्ट और सेकेंड क्लास को देख ले, क्योंकि जब आप कुछ कंटेंट छोड़कर पढ़ेंगे तो हम उसमें बार बार ये बोलते हैं कि ऐसे हम बताए थे वैसे हम बताए थे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम उसमें क्या बताए थे। तो प्लीज़ आप ये थर्ड क्लास है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस क्लास के बाद बैक होकर के थोड़ी सी मेहनत कर करके फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख लें। तो आज हम बता दें कि फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े, सेकेंड क्लास में क्या पढ़े। फर्स्ट क्लास में चर्चा किए थे ITI होता क्या है उसके बारे में समझे, फिर हम उसमें बेसिक स्टार्ट किए, बेसिक में जोड़ और घटाव पढ़े, फिर सेकेंड क्लास पढ़े, सेकेंड क्लास में क्या पढ़े, गुना और भाग पढ़े, ट्रिक का भी गुना पढ़े। आज थर्ड क्लास है। जिस प्रकार से हम आपसे वादा किए थे कि बेसिक में पढ़ाएंगे जोड़ घटाव गुना भाग, फिर पढ़ाएंगे डिजिटल जोड़ यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम ऐसे कि कोई नए नवेली दुल्हन नहीं है, ये बहुत घिसी पिटी हुई चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़े तो होते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट और कंटेंट पूरा क्लियर नहीं होता है, और वो जा कर के डिजिटल सम का एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं और क्वेश्चन उसे धरा ले आता है, यानी फटाक से गलत करके चले आते हैं। तो कंसेप्ट भी पूरा क्लियर करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन पे ये डिजिटल सम लगता है कैसे, और फिर ये भी देखेंगे कि डिजिटल सम आया क्यों और ये होता कैसे है और ये क्यों हुआ। चलिए हम इन सारों बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। तो बेसिक में हम पढ़े जोड़ घटाव पढ़े, पहले क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े जोड़ घटाव पढ़े, जोड़ घटाव पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े गुना भाग भी पढ़ लिए सेकंड क्लास में, ये पढ़े फर्स्ट क्लास में, ये पढ़े सेकंड क्लास में। आज थर्ड क्लास होने जा रही है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डिजिटल सम पढ़ेंगे। डिजिटल सम यानी डिजिटल सम क्या होता है, उन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम की उत्पत्ति क्या है, माने कि ये कैसा इसका कॉन्सेप्ट है और ये क्यों लाया जाता है, क्वेश्चन में क्यों लाया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट को भाग देने आता होगा, क्या भाग देने आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो चलिए भाग देंगे 1 2 3 4 में 9 से भाग देंगे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 में किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। जब 9 से भाग देंगे तो लगाते थे हम लोग एक मरतबे 9 एकम 9, बचा कितना 3 3, 9 तिया 27, बचा कितना 6, और 9 सत्ते 63, बचा कितना, शेष बचा कितना 1। ये शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1।
शेष कितना बचा 1। अगर हम इसे 1 2 3 4 लिख करके 9 से डायरेक्ट भाग दें, यानी कि 4 3 7 2 9, तो भी ये शेष बचता है कितना 1 शेष बचता है। इसी बात को हमें समझना है, इसी बात को हमें समझना है कि ये होता क्या है। एक्चुअली ये कोई नए वाली चीज़ नहीं है, ये 9 से विभाज्यता का नियम पे लागू होता है और इसी को हम कहते हैं डिजिटल सम। तो चलिए देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम क्या है? तो यहाँ हम इसे कर दें ए, यहाँ हम इसे कर दें ए, यहाँ कर दें 10b। 10b क्यों? तो ये इकाई की संख्या है, ये दहाई की संख्या है। यहाँ कर दे 100c, यहाँ कर दे 1000d, 1000d, और इसी प्रकार से डॉट 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 आगे बढ़ाते रहें। इसे हम क्या लिखें? इसे हम वही लिखे हैं 1 2 3 4 को, यानी 4 प्लस 10 इंटू 3 प्लस एंड 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 1000। कहने का मतलब है कि अगर ये लिखा हो तो हम इसे 4 जोड़ 10 गुने 3, क्योंकि दहाई की संख्या है, ये 100 की है, ये सैकड़ा है और ये 1000 है, तो इसे 1000 और इसे सैकड़ा, इसे दहाई और इसे इकाई, इसे 1 भी कह सकते हैं। इसे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 4 जोड़ 3 गुने 10, 3 गुने यानी कि 100 गुने 2 और यहाँ 1000 गुने 1। तो इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको देखिएगा ऊपर वाले को, यहाँ पर 1000d है, तो इसे 999d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको हम 99c लिख सकते हैं, फिर हम इसको 9b लिख सकते हैं। तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे d प्लस c प्लस b प्लस a। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम जानते हैं बिल्कुल कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 999d और 1d 1000d, 99c और 1c 100c, 9b और 1b 10b और a का a हो गया, a का a हो गया। क्या हुआ? a का a हो गया। अब हम इसे क्या कर दें? इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? अगर इसमें टोटली क्या हो 9 से डिवाइड करना हो, क्या करना हो? 9 से डिवाइड करना हो। जब डिवाइड करना हो तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं? इसके बट्टा में भी 9 और इसके बट्टा में भी 9 कर सकते हैं। जब हम इसे 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और यहाँ पर शेष क्या मिलेगा? क्या मिलेगा शेष? शेष में मिलेगा 0 प्लस d प्लस c प्लस b प्लस a, यही मिलेगा, यही नहीं मिलेगा? तो उसी संख्या को, तो इसलिए हम उस संख्या को 1 2 3 4 को भाग देने के लिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट क्या किए थे कि सभी अंक को जोड़ कर 9 से भाग दिए थे। तो 4 3 7 7 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में अगर हम 9 से भाग दिए थे तो क्या मिला था? 1 शेष मिला था, ये 1 शेष मिला था। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ? कि हम इसे भाग देने के लिए और शेष निकालने के लिए हम इसे 9 से जब भाग देंगे और शेष निकालेंगे तो हम अंकों की योग क्यों करेंगे? अंकों की योग क्यों करेंगे? और यही मेरा क्या हुआ? डिजिटल सम हुआ, डिजिटल जोड़ हुआ, डिजिटल जोड़ हुआ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है किसी भी संख्या के 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। यानी अगर उसे और लैंग्वेज में कहें तो बड़ी संख्या है, उसे जब तक जोड़ते रहें तब तक कि वो एक अंक न पुर जाए, और उसे भी हम डिजिटल सम कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो चलिए आइए और भी हम देखते हैं कुछ। बात क्लियर है तो चलिए आइए और भी हम देखते हैं। अब देखना क्या है
कि ये बात क्या थी। समझ पा रहे हैं ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। क्या ये कोई नई नई वाली बात भी नहीं है, समझे, आप लोग इसे जानते भी होंगे। अब है क्या, जब हम 169 में अगर आपको कहें कि आप 169 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो आपको निकालना है क्या, शेष निकालना है। क्या निकालना है आपको, शेष निकालना है। यानी 169 को जब आप 9 से भाग देंगे तो आपको क्या निकालना है, शेष निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, आपको हम पहले शेष बता देते हैं। शेष क्या होगा, 9 और 6 15, यहाँ देखिए 9 6 15 और 1 16 और 6 और 1 7, 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। देखिए लिखा क्या था, 169/9। तो हम एक शब्द क्या बोले, इसे जब तक आप जोड़ते रहिए तब तक कि ये एक अंक न पुर जाए, तब तक आप उसे जोड़ते रहिए जब तक कि वो एक न पुर जाए। वही क्या होगा, 9 से भाग देने पर क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। और हम क्या सीखे थे कि इसे ऐड कर हम 9 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही मेरा शेषफल बचेगा। तो 9 से भी भाग दिए तो क्या बचा, 7 बचा। क्या बचा, 7 बचा। क्या बचा, 7 बचा। और अगर हम फिर देखें तो यहाँ भी बात किए थे कि ये 9 से 9 कट गया तो 6 ये क्या बचा, 7 शेष बता। क्या, 7 शेष बचा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमें मिला कि अगर हमें किसी भी संख्या में 9 से भाग देकर उसका शेषफल पता करना हो तो उसे हम जब तक जोड़ते रहे कि तब तक कि वो एक अंक न पुर जाए, तब तक कि वो एक अंक न पुर जाए। यानी कि अब हमें 270 में भी क्या है, 273 में भी किससे डिवाइड करना हो, 9 से भाग करना हो और हमें क्या पता करना हो, शेष पता करना हो। क्या पता करना हो, शेष पता करना हो। 273 में भी 9 से भाग दे करके शेष पता करना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग नहीं देंगे, हम 2 बातें सीखे हैं कि इसे जोड़ करके भाग देंगे। 7 3 10 और 2 12, 12 में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और क्या सीखे हैं, 273 में 9 से डायरेक्ट 9 को काट देंगे, बचा कितना, शेष 3 बचा। और क्या सीखे हैं, उस संख्या को जब तक जोड़ते रहिए तब तक कि वो एक अंक वाली संख्या ना हो जाए। तो इसे जोड़ते रहेंगे, जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 और 12 के भी जोड़ेंगे तो क्या मिला, फाइनली मेरा 3 मिला। क्या मिला, 3 मिला। तो इस प्रकार से आपको 3 मिला। तो अब बात आई कि हम 9 को इग्नोर कैसे करेंगे। 9 को इग्नोर कैसे करेंगे, जब हम अगर 9 से भाग देने के लिए अगर हम 9 को इग्नोर कर देते हैं तो शेषफल पर हमें कोई असर नहीं पड़ता है। शेषफल पर हमें कोई असर नहीं पड़ता है। वो कैसे, तो आइए हम देखते हैं। क्या, अगर हम 1 में 9 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 1 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल 1 2 3 4 5, आगे भी ऐसे बढ़ते रहिए। क्या, तो 1 में अगर हम 9 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। 2 में 9 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 में भी 9 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। 4 में भी 9 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। 5 में भी 9 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। यही ना बचेगा। अगर हम इसको क्या करें, इसमें 9 जोड़ भी दें, अगर हम इसमें 9 जोड़ भी दें तो कितना पूरा, 10। अगर 10 में भी 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, 1। अगर 2 में हम 9 जोड़ भी दें तो क्या पूरेगा, 9 2 11, और 11 में भी हम 2 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। अगर हम 3 में 9 जोड़ भी दें तो क्या पूरेगा, 12, और 12 में हम 9 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, 3। अगर हम 4 में 9 जोड़ भी दें तो क्या मिलेगा, 13, और 13 में 9 से भाग दें तो क्या शेष मिलेगा,
4। अगर हम 5 में 9 जोड़ भी दे तो क्या मिलेगा 14, और 14 में 9 से भाग देंगे तो उससे क्या मिलेगा 5। फाइनली हम इससे क्या सीखें? मेरा कहने का मतलब है कि फाइनली हम इससे क्या सीखें कि अगर हम किसी भी संख्या में शेषफल निकालने के लिए 9 को इग्नोर भी कर दे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि 9 को इग्नोर कैसे करें। 9 को इग्नोर करने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 23 लिखा हो, क्या लिखा हो 23 लिखा हो, और 9 से भाग देने के बाद हमें क्या निकालना हो, इसका शेषफल निकालना हो, तो हम इसे क्या कर सकते हैं 9 + 9 दूना 18, 18 5 23, कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम 9 को इग्नोर कर दें, इग्नोर करने का मतलब 9 को हटा भी दें तो हमें कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि 9 से ही डिवाइड करना था और हमें शेषफल क्या मिला? शेषफल हमें 5 मिल गया। शेषफल क्या हुआ? 5 मिल गया। तो इस प्रकार से हम अगर हम 9 को डिवाइड भी 9 को इग्नोर भी कर देते हैं 9 से शेषफल निकालने के लिए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए ये 5 शेषफल कैसे आया? तो 23 को हम जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक ये एक अंक वाली संख्या ना पड़ जाए तो क्या जोड़ेंगे 5, तो यही क्या होगा 5 शेषफल होगा। क्या होगा? 5 शेषफल होगा। अब देखेंगे कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ तो सीखे हम लोग 9 को इग्नोर कैसे करें। अब देखेंगे कि इसका हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों में शेषफल सेम होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ लिख दें, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 × 17 कितना होता है 51। 3 × 17 कितना होता है 51। अगर हम दोनों तरफ देखिए, मेन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट पर आप लोग फोकस कीजिए वरना ये आपको समझ में नहीं आएगी। 3 × 17 यानी कि 51। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों तरफ 9 से भाग भी दें, 9 से भाग भी दें तो शेषफल क्या बचेगा? जितना शेषफल इधर बचेगा उतना ही शेषफल इधर बचेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जितना शेषफल लेफ्ट हैंड साइड, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जितना शेषफल लेफ्ट हैंड साइड बचेगा उतना ही शेषफल राइट हैंड साइड बचेगा। जितना शेषफल लेफ्ट हैंड साइड बचेगा उतना ही शेषफल राइट हैंड साइड बचेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा? इसको देंगे तो 8 8 3 24, 8 3 24 और 4 2 6। यहाँ शेषफल इधर क्या शेषफल बचा? यहाँ शेषफल बचा 6। और यहाँ अच्छी तरह से जानते हैं कि 9 × 5 = 45, बच गया शेष क्या 6। शेष क्या बचा 6। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कैलकुलेशन में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो दोनों तरफ शेषफल क्या बचेगा? सेम बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल सेम बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल सेम बचेगा। एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर यहाँ दिया रहे 12 × 14, 12 × 14 तो 14 दूना 28, बच गया 2, 14 कम 14 2 16, कितना पूरा 168। कितना पूरा 168। कितना पुड़ गया 168। कितना पुड़ गया 168। अब देखेंगे अगर हम यहाँ 9 से डिवाइड करें, 9 से भाग दें और दोनों तरफ क्या देखें? शेषफल देखें। अगर हम 9 से डिवाइड करें और दोनों तरफ क्या देखें? शेषफल देखें, तब क्या होगा? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उसको जब तक जोड़ते रहो तब तक कि वो 9 से कम ना आ जाए। तो ये क्या हुआ 2 3 3, ये क्या हुआ 5 5 3 15, 2 5 1 6। इधर शेषफल क्या बचा? शेषफल
जल्दी बताइए। 6 बचा। इधर भी हम भाग देंगे तो क्या होगा, 8 1 9, इधर भी शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा। आप लोग इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, यही मेन कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम देखेंगे, नोट कर लिए होइएगा कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पर दिया हो x गुने 18 बराबर 136, तो x बराबर वाट, x बराबर क्या होगा, और ऑप्शन में दिया हो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या दिया हो, 18 17 16 और 11, 18 17 16 और 11। तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी वैसे नहीं बनाना है। हमें किससे बनाना है, डिजिटल सम से बनाना है, डिजिटल सम से बनाना है। तो यहाँ हम अगर यहाँ x बराबर ज्ञात करें तो 136 बटे क्या मिलेगा, 18, क्या मिलेगा 18, 136 बटे 18, सॉरी यहाँ 18 नहीं करके 8 रहने दीजिए, यहाँ 18 क्योंकि ऑप्शन में ये है, समझे मेरी बात को, समझे ना। चलिए तो यहाँ 8 रहने दे, तो अब हम इसे क्या करेंगे, काट भी सकते हैं, क्या नहीं काट सकते हैं। और इसे अगर हम डिजिटल सम से बनाएं तो 6 3 9, 9 को इग्नोर कर दिए, बचा क्या, 1/8, 1/8। अब समस्या कहाँ होती है, ना समस्या होती है जोड़ में, ना समस्या होती है गुणा में, और समस्या होती है कहाँ, भाग में। समस्या होती है डिजिटल सम में, भाग में। अगर यहाँ 8 हो तो नीचे क्या करना रहता है, 1 बनाना होता है, तो ऊपर क्या करेंगे, 8/8 से गुना कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 8/64। जब ये 64 हुआ तो ये डिजिटल सम 1 हो गया, और क्या मिला, 8 मिला। यानी कि इस जिस ऑप्शन का डिजिटल सम, इस ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा, वही मेरा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो ये डिजिटल सम 8 1 9, डिजिटल सम क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए तो ये है 6 1 7, डिजिटल सम 7 नहीं होगा, ये डिजिटल सम 2 नहीं होगा। ये देखिए तो ये डिजिटल सम कितना बोलता है, 8, ये फाइनली मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार से किस में अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में। अब जब बट्टा रहे तो इसे हम क्या करेंगे, बट्टा रहे तो इसके लिए हम एक टेबल लिखाते हैं, जिस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। चलिए वो टेबल लिख लीजिए। जब बट्टा में रहे तो हम टेबल लिखेंगे, क्या रहे, जब बट्टा में रहे उसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। हमें कलाकारी नहीं आती है, इस कारण अगर गड़बड़ भी हो जाए तो आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा, समझे ना मेरी बातों को। अगर बट्टा में 1 हो, अगर बट्टा में 2 हो, अगर बट्टा में 5 हो या 4 हो, अगर बट्टा में 5 हो, अगर बट्टा में 7 हो, अगर बट्टा में 8 हो। जब बट्टा में 1 हो, जब बट्टा में 1 हो तो हमें भाग भी किससे देना है, 1 से। जब बट्टा में 2 हो तो हमें भाग देना है 5 से, और जब बट्टा में 5 हो तो हमें भाग देना है किससे, 2 से। जब बट्टा में 4 हो तो हमें भाग देना है 7 से, सॉरी गुणा करना है 7 से, और जब बट्टा में 7 हो तो गुणा करना है 4 से। जब बट्टा में 8 हो तो गुणा करना है 8 से। इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिए, ये VVI टेबल है। इसी टेबल से आपका डिजिटल सम समझ में आएगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नोट कीजिए।
तो चलिए आइए देखिए, अब आपके सामने 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस, अगर आप इसे चाहे तो बहुत आसान है, इसे सिंपल पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम अब इसे चलते हैं किससे बनाने, डिजिटल सम से। इसे आप चाहे तो सिंपल पे में ये बना सकते हैं, लेकिन अब हम इसे बनाने चलते हैं किससे, डिजिटल सम से। पहला क्वेश्चन में जोड़ दिखाई दे रहा है, इस जोड़ को आप सिंपल में ही बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमें बनाना है किससे, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से। तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करनी है वो आप लोगों को पूरे तरीके से पता होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या करना है, उस संख्या को जब तक जोड़ते रहें तब तक कि वो मात्र 1 अंक वाली संख्या न पुर जाए। तो यहाँ देखेंगे, और इग्नोर करना भी जानते हैं, तो 5 4 9 और 7 3 10 और 1 11, तो यहाँ क्या आ गया, डिजिटल सम 2। यहाँ देखेंगे 6 3 9 कट गया, 5 5 10 2 12, तो यहाँ आ गया क्या, 3। यहाँ देखेंगे 5 4 9 3 3 3 9, ये इग्नोर हो गया, यहाँ क्या बचा, 0। यहाँ है 7 और 2 9 और 5 5 6 5 11, क्या बचा, डिजिटल सम 2। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बचेगा, 0। अब हमें क्या पता करनी है कि 2 3 और 2 5 और 2 7, जिस क्वेश्चन में डिजिटल सम 7 होगा, वही मेरा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। जिस क्वेश्चन में डिजिटल सम 7 होगा वही क्या, तो क्या होगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही फाइनली क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ देखें तो 6 4 10 डिजिटल सम 1 और 5 1 6 6 1 7 और 7 7 14, डिजिटल सम हो गया क्या, 5। ये कभी आंसर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ है 76 या 18 0 हो गया, डिजिटल सम यहाँ क्या होगा, 5। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे 8 7 15 15 1 16 16 4 20 20 26 6 2 8, ये भी डिजिटल सम नहीं होगा। डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ है 7 1 8 8 7 15 15 और 6 21 और 21 और 4 25, डिजिटल सम क्या मिला, 7। तो यह फाइनली क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये पॉसिबल है, तो यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो लगेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा, जो एक्चुअल आंसर होगा, उसी में लगेगा। ये नज़दीकी आंसर, अप्रॉक्स आंसर में, नज़दीकी आंसर में नहीं लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ मेरा आंसर 1 आ रहा है और यहाँ 0.99 है, तो ये नहीं हो सकता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, ये एक्चुअल आंसर में भी लगेगा क्या, डिजिटल सम। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर आप सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बनाएंगे डिजिटल सम से। यहाँ 9 कट गया, 7 3 10, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या मिला, 1। 1 का स्क्वायर क्या मिला, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिला 1। इस सारे क्वेश्चन में, इस सारे ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 होगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 7 7 14 14 और 8 14 8 22, डिजिटल सम ये 4 हुआ, 4 4 10, 1 हो गया, 9 9 18, ये क्या मिला, ये क्या हुआ, ये मिला मेरा 1। ये दे रहा है, ये पॉसिबल है, ये 1 दे रहा है। यहाँ देखेंगे 9 6 15 5 20 हो गया, 2 6 4 2 6 6 6 3 9, यहाँ डिजिटल सम दे रहा है 8, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 8 7 15 15 6 21 21 6 27, ये डिजिटल सम क्या देगा, 0 देगा। ये कहीं पॉसिबल नहीं, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये 9 कट गया और यहाँ 6 6 12 12 12 हो गया, 3 7 3 10, क्या हो गया, 1 और 8 8 16 6 1 7, यही पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक ही फाइनल आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, और एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिजिटल सम है, डिजिटल सम पर नहीं तो दशमलव का, नहीं परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ता है। डायरेक्ट हम इसे सिंपल भी में बनाते चलते हैं, दशमलव और परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम निकालें तो 8 8 16 और 6 1 7, इसका क्या निकलेगा, 7।
7 3 10 1, तो ये पूरा हो गया क्या 7। यहाँ है 4 2 6, ये बनेगा 4 2 6 और 2 1 3, 6 18, 6 18 9, तो ये क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ क्या मिला 7। ये वाट है तो यहाँ पर हम x कर सकते हैं, x, तो यहाँ 8 1 9, 9 कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम क्या आया 1 आया। तो ये फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, x बराबर 6 होगा। अब क्या है, इस सारे ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही फाइनली क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो यहाँ देखें तो 8 1 9 डिजिटल सम क्या बचा 3, ये कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखेंगे 8 2 10 6 1 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 6 5 11, 11 2 13, 3 1 4 ही होगा डिजिटल सम, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 8 और 2 10, 5 15, 15 के हो गया डिजिटल सम 6, मात्र एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक आप देखें हैं 3 क्वेश्चन बनाए हैं और आगे भी क्वेश्चन को देखते रहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे 3 2 5, 3 2 5 और 4 2 6, 6 पंचे 30, यहाँ क्या निकला डिजिटल सम 3। यहाँ देखेंगे 7 2 9, तो ये क्या हुआ 2 और 2 भागा 5। जब 2 भागा 5 रहता था तो हम लोग टेबल क्या सीखे थे, जब 2 हो तो नीचे क्या करेंगे, जब बट्टा में 5 हो तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब बट्टा में 5 हो तो क्या करना था 2 से गुना करना था, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देखेंगे यहाँ डिजिटल सम क्या निकला 1, यहाँ वाट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 4 3 7, तो x बराबर जिसका डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा, जिसका डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर क्या 7 हम लोग मिस कर गए, यहाँ पर क्या होगा -1 और इधर -1, दोनों कट गया, x बराबर क्या मिला 0। यानी कहने का मतलब है कि x बराबर 0 हो या x बराबर 9 कहने का मतलब है कि उसका जिसका इस चारों ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 0 हो या डिजिटल सम 9 हो वही मेरा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। 7 2 9, 4 3 7 और 1 8, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखेंगे 8 1 9, 2 2 4 और 3 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 3 3 6 3 9 और 9, ये डिजिटल सम 0 दे रहा है, ये पॉसिबल है। आगे देखेंगे 6 4 10 4 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 6 2 7 1 8, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा फाइनली आंसर क्या मिला ऑप्शन नंबर सी। क्या मिला आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है स्क्वायर का इसका परसेंटेज, फिर गुना, फिर ये, फिर इधर भी। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे x, यहाँ क्या मानेंगे x, यहाँ x मानेंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये डिजिटल सम में दशमलव और परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रूल नहीं है, और डायरेक्ट हम इसे बनाते चलते हैं सिंपल कैलकुलेशन की तरह। तो यहाँ देखेंगे 7 3 10, यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से निकला 1 1। यहाँ देखेंगे 7 4 11, 2 7 4 11 2 डिजिटल सम, यहाँ से निकला 8 और 1 9, 4 2 6, 6 2 12, 2 1 3, इस दोनों से निकला डिजिटल सम 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4। यहाँ से निकलेगा डिजिटल सम 4 2 6, यहाँ से बनेगा 6 5 11, 11 और 1 12 और 12 4 16, 6 1 7, 7 6 42, 7 6 42, फिर 4 2 6, क्या बनेगा 4 2
6, क्या बनेगा 4 2 6। यहाँ पर हम लोग एक मिस किए थे, क्या था यहाँ पर, क्या था कि 7 1 8 और 8 और 3 11, 11 का 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ मेरा क्या मिला 4 + 3, 4 + 3 बराबर क्या, बराबर x + 6, 4 3 7, x बराबर 1। कहने का मतलब है कि इस चारों ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही फाइनली क्या होगा आंसर होगा। यहाँ देखेंगे अर्थात 15 6 6 6 12 3 6 6 12 3 3 1 4 6 4 10 10 क्या मिला, एक डिजिटल सम 1, इसमें पॉसिबल है। आगे देखेंगे, आगे है 8 7 15 15 6 21 21 1 22 और 22 और 5 27, 22 5 27, 22 5 कितना होता है 27, 27 का 9 ये दे रहा है डिजिटल सम 0, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखेंगे 6 6 12 2 14 14 और 7 21 21 8 29 9 2 11, ये दे रहा है डिजिटल सम 2, कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 6 3 9 कट गया, 8 7 15 15 6 21 2 1 3, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा डिजिटल सम क्या आना चाहिए 1। तो फाइनली आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखेंगे, आगे है इस ऑप्शन में 2 2 4 और 4 और 3 7, 4 3 7, 7 बटे 4 3 7 और 1 8, जब बट्टा में 8 हो तो कितना से गुना करना था 8 से, तो 8 7 56 6 5 11 11, फिर क्या मिला यहाँ से 2, यहाँ से क्या मिला 2। अब आगे देखेंगे, ये है 6 2 8 6 2 8, 7 और 1 8 और 8 4 12 2 1 3 8 3 24 24, तो फिर यहाँ क्या मिला 6, यहाँ क्या मिला 6। फिर तो क्या करना, इधर तो कुछ है नहीं, 6 2 8, यानी कहने का मतलब है कि जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही फाइनली क्या होगा मेरा आंसर होगा, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। 6 4 10, 1 हो गया 5 1 6 6 2 8, ऑप्शन नंबर 1 क्या है पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल है यानी संभव है। आगे देखेंगे 6 5 11 11 और 2 11 2 13 13 3 16 16, तो 6 1 7, ये क्या मेरा दे रहा है डिजिटल सम 7, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे 2 2 4 6 6 12 12 4 16, ये दे रहा है 7, कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा क्या आना चाहिए डिजिटल सम 8 आना चाहिए। आगे देखेंगे 6 4 10 10 8 18 18 2 20, ये दे रहा है डिजिटल सम 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप लोग लगाते चलिएगा और देख रहे हैं कि कितना जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के लगभग हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, उन सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो गुणा करने में हमें फाइनली क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। फिर जोड़ना है, उसके बाद फिर वर्गमूल निकालना है। देखिए ऐसे डिजिटल सम छोटे छोटे कैलकुलेशन में लगाने के लिए नहीं बना है, क्योंकि क्या आप बेसिक कैलकुलेशन को भूल जाते हैं, नहीं, बेसिक कैलकुलेशन को बिल्कुल मत भूलना है और उसे याद रखना है। जब ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कठिन से कठिन सवाल मिले तब उसे लगाने के लिए है। यहाँ देखेंगे जब गुना में हो और 1 9 मिल जाए तो ये सारा क्या होगा, सारा का क्या होगा डिजिटल सम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 1 0 तो क्या हो गया सारा 0। तो 1, फिर यहाँ क्या करना होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 का स्क्वायर मिलेगा वही फाइनली क्या होगा मेरा आंसर होगा, वही फाइनली मेरा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा फाइनली मेरा आंसर होगा। तो देखेंगे इसमें
यहाँ क्या है 8 7 15, 15 3 18, 18 1 19, 9 1 10, क्या मिला 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये क्या है पॉसिबल है। आगे देखेंगे 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, 8 1 9, 9 9 81, उसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, फिर क्या मिलेगा 9 9 81 डिजिटल सम। ये कभी पॉसिबल नहीं है। 8 1 9 कट गया, 4 3 7, 7 7 49, 7 7 11, फिर मिला क्या 2 2 2 4, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 8 1 9, 3 2 5, 5 25, 25 मिला, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो आप कहेंगे क्या ये डिजिटल सम सिर्फ हम उसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं जिससे सोल्व करना है? तो नहीं, डिजिटल सम हम अर्थमेटिक के भी बहुत सारे चैप्टर में लगा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, CI, SI, एवरेज। तो चलिए अब हम उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैं ये अगला सवाल लिया हूँ, सवाल नंबर 8, जिसमें ये एक क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन है, और इसका कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है। ऐसे क्यों? होने के लिए तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं CI को, तो इसे बनाने में कुछ समय लगेगा। और चलिए हम देखते हैं कि इसे डिजिटल सम से बहुत जल्द से जल्द कैसे बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मूलधन 11,280 रुपये पर, मूलधन 11,280 रुपये पर 1.5 वर्ष में 38% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। ऐसे तो फिलहाल हम आप लोगों को ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों को CI आ रहा है, बल्कि आप लोग अभी CI नहीं पढ़े हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हम इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है CI का, उसका वो आगे जब हम CI पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। इसमें हम सिर्फ डिजिटल सम से कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि CI बराबर होता है मूलधन कितना है 11,280 मूलधन। यहाँ समय देखिए, वर्ष दिया हुआ है 1.5 वर्ष, तो इसे हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे 18 माह, क्या है ये 18 माह। और हमें कह रहा है कि वार्षिक क्या है 38% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है 38% ब्याज है। तो 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा 6 माह का ब्याज 19%। और यहाँ क्या कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक है, इसलिए हम 6 माह का ब्याज देखे हैं। तो ये 6 के टर्म में अगर हम इसको तोड़ते हैं 18 को, तो कितने टर्म में टूटेगा 3 टर्म में। कितने टर्म में टूटेगा 3 टर्म में। तो यहाँ होगा 1.19 का Q - 1, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब हमें यह क्या मिला, इसे हल करके ये निकालना है, और आप इसे हल करके ये निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे डिजिटल सम से बनाएंगे। इसे क्या करेंगे डिजिटल सम से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 8 1 9 2 1 3, यहाँ डिजिटल सम मिला 3, 9 कट गया 1 1 2, और 2 तिहाई 2 पर Q 8, 2 का Q 8, 8 में से घट गया क्या कितना हो गया 7, और 7 3 21, तो डिजिटल सम क्या हो गया 3। इसमें जो मेरा आंसर होगा वो कौन होगा, जिसमें डिजिटल सम 3 होगा, जिसमें क्या होगा डिजिटल सम 3 होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस में मेरा डिजिटल सम 3 मिलता है। यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में तो हो गया 5 5 10 2 12, 3 3 6 9 6 15, फिर 6 और ये 3 9, ये कट गया 8 और 4 12, 12 7 19, 12 और 7 19, ये क्या होगा 9 और 1 10, ये क्या होगा डिजिटल सम 1 हो गया। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 3
28 28 2 30 डिजिटल सम 3, 5 3 8 8 5 13 और 13 और 9 22 डिजिटल सम 4। ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। मेरा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर इस ऑप्शन को देखें तो 7 7 7 14 14 3 17 और 17 2 2 19 19 का क्या होगा डिजिटल सम 1 9 1 10, फिर क्या हो गया 1 यहाँ है तो 5 1 6 6 6 12 डिजिटल सम 3 4 3 7 7 5 12, फिर 3 3 2 5, यहाँ क्या मिला डिजिटल सम 5। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखें तो 7 7 14 14 2 16 और 16 और 6 24 6 6 5 11 11 9 20 20 3 23 23 5 23 23 5 28 28 और 2 30, तो फाइनली क्या मिला मेरा डिजिटल सम 3। तो ये क्या है, मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं कि ये सी आई का क्वेश्चन है और सी आई में भी हम डिजिटल सम से ऑप्शन को कैसे इग्नोर करके हम फाइनली अपना आंसर चूज कर लिए हैं। ये सिर्फ उसी ऑप्शन में हो सकता है जो एकदम एक्चुअल का नंबर क्या हो, एक्चुअल का आंसर हो, यानी कि पूरा करेक्ट आंसर हो। ये लगभग वाली आंसर में कभी नहीं ला सकता। तो चलिए आगे हम देखते हैं और कौन सी चैप्टर के क्वेश्चन हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और आगे देखते हैं और अगली चैप्टर। अब जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्या है, सी आई का क्वेश्चन है। क्या होता है कि कैलकुलेशन सी आई का करना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करना थोड़ी सी टॉप मानी जाती है। टॉप तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिलहाल में हम आपको ये मानकर चल रहे हैं कि आपको ये सारे चैप्टर आ रही है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त कुल राशि 136,893.35 है, तो धनराशि बताएं। कहने का मतलब है कि एक निश्चित कोई धनराशि है जिस पर 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और वो कुल प्राप्त, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है और क्वेश्चन मिस्टेक में क्या छूट गया है, वर्ष छूट गया है। यानी कि ये कितने वर्ष में होगा वो छूट गया है कि दर से प्राप्त राशि, यानी कि 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष में है। 4 वर्ष की देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त कुल राशि 4 वर्ष में। 4 वर्ष में क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है। 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, यानी कि 1,36,893.35 रुपये हो जाती है। तो क्या है कि धनराशि निकालना है। तो कोई धनराशि क्या मानते हैं, पी धनराशि है जिस पर 10% से 4 वर्ष में कितने हो जाता है, 136,893.35 इतने रुपये हो जाती है। तो पी का मान निकालना है। तो पी बराबर क्या होगा, 136,893.35 बट्टे में क्या होगा, 1.1 का पावर 4, 1.1 का पावर 4। और इसका हम डिजिटल सम करें तो 1 1 2 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16, तो ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 7। इसका डिजिटल सम मिला क्या 7, इसका डिजिटल सम मिला हमें 7। यहाँ देखिए तो 8 और 1 9, 6 3 9, 9 खुद ही कट गया, 3 3 6 6 6 और 5 11, 11 का हो गया 2/7। डिजिटल सम क्या मिला 2/7। मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2/7 मिले तो ऊपर नीचे गुना करना है, किससे, 4 से। तो नीचे 0 हो गया, ये क्या हो गया 8। यानी कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन में
जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो भी हम इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन अब तक हमने क्या देखा, 2 क्वेश्चन देखा CI का। अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एवरेज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे एवरेज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिरिज 835 रुपये की औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। अगर वह 11 साड़ी और खरीदता है जिसका औसत लागत 645 रुपया है, तो उसकी द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत मूल्य बताए। मैं फिलहाल यह मानकर चल रहा हूँ कि आपको औसत निकालने आ रहा है। देखिए, जो ये डिजिटल सम कार्य करता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू में नहीं, एक्चुअल वैल्यू में काम करता है। यानी कि एक्चुअल उसका वैल्यू होना चाहिए, अप्रॉक्स यानी नज़दीक का जो वैल्यू होगा उसमें काम नहीं करेगा। तो कह रहा है क्या, 835 रुपये की औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदी। यानी जो 835 रुपये की औसत लागत थी, जिस पे कितने साड़ी खरीदी, 14। फिर क्या की कि 11 साड़ी और खरीदी जिसकी औसत लागत 645 रुपये थी, और कुल हो गई 14 11 25। तो सही 25 साड़ियों का औसत मूल्य निकालना था। ये तो बहुत आसान ही कैलकुलेशन है, CI से आसान ही है, लेकिन हम इससे भी सीखेंगे डिजिटल सम से निकालना। तो यहाँ देखेंगे तो 5 3 8 8 8 16 6 1 7 4 1 5 7 5 35 5 3 8। यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8। और अगला में देखेंगे, अगला में कितना होता है। अगला में अगर हम देखें तो अगला में है 7 3 10 4 14 14 3 17। और सॉरी, अगला में यहाँ देखना था, ये तो हम ऑप्शन में ही देखने चले गए, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन में देखने चले गए। अगला यहाँ देखना था 6 4 10 5 15 5 1 6। और यहाँ क्या है, यहाँ है 1 1 2 6 दूना 12 2 1 3 8 3 11 1 1 2 5 2 7। यहाँ 2 बटे 7 मिला, जब 7 रहे तो ऊपर नीचे किसे गुना करना है, 4 से। तो क्या होगा डिजिटल सम 8। अब वो मेरा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि डिजिटल सम 8 किसका पुरता है। तो यहाँ देखेंगे तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम क्या हो गया 8। ये क्या है, पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है। आगे देखेंगे तो अगला ये क्या है, मेरा पॉसिबल आंसर है, ये संभव हो सकता है। आगे देखें तो 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 7 21, इसका डिजिटल सम 3, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसे देखें तो 7 7 14 14 26 20 8 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा डिजिटल सम 8 होना चाहिए। यहाँ देखें तो 5 2 7 7 7 14 14 4 18 और 18 और 6 18 6 24 24 का हो गया 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा फाइनली आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग सीख रहे हैं डिजिटल सम, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क। क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। तो अब देखिए, अब तक हमने देखा कि 2 क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन CI का, उसके बाद एक क्वेश्चन एवरेज का। अब आगे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रतिशत का देखेंगे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मासिक आय से एक घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है,
शेष में से उसने 72% धनराशि दान की और उनके पास रुपये 2403.52 राशि बची, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 24%, 16% और 28%, फिर शेष बता रहा है। तो जब भी शेष बताए तो आपकी एक बात यह ध्यान रखनी है, शेष का मतलब खर्च करने के बाद जो बचा उसी में से ना खर्च करेगा। तो जो खर्च कर लिया है तो पहले कितना खर्च किया है, 16, 28 और 24। अगर 16, 28 और हम 24 को जोड़े तो 24, 16 और 28, 24%, 28% और 16%, 6, 4, 10 और 1, 18, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 68% खर्च कर लिया। अगर 68% खर्च कर लिया तो बचा कितना, 32%। मूलधन का जिसका इसका वेतन है, मान लीजिए वेतन क्या है x, उसका वो 68% खर्च कर लिया तो बचा कितना, 32%, 32% बच गया 32%। उसके बाद अगर वह 72% खर्च कर लेता है, 72% खर्च कर लेगा तो कितना बचेगा, 72% खर्च करेगा तो बचेगा 28%। कितना बचेगा, 28%। तो फाइनली उसे रुपया कितना मिलता है, 2403.52। फिलहाल हम आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, 3 2 5 और ये एक, तो यहाँ क्या मिला 5, और यहाँ क्या होगा 4 3 7 2 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक बार फिर से और पढ़ लेना है। क्वेश्चन है कि मासिक आय से एक घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है और शेष में से, यानी जो बचा उसी में से ना खर्च करेगा, उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा वो कितना बचा, इतना। तो 4 3 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम 7। तो x बराबर मिला 7/5। x बराबर क्या मिला, 7/5। जब 5 होता था तो टेबल में हम किससे गुना करना सिखाए थे, 2 से। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो नीचे 1 और ऊपर क्या होगा 14 के 5, यानी जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं डिजिटल सम 5 किसका पुरता है, 5 2 7 7 14 14 और 2 16 16 4 20, इसका डिजिटल सम 2, ये संभव नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 6 4 10 8 18 18 5 23 23, तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ 5। तो ये क्या है, पॉसिबल है, ये संभव है। आगे देखेंगे तो आगे है 6 और 4 10 10 10 और 10 20 20 का डिजिटल सम 2, ये कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा डिजिटल सम कितना आना चाहिए 5। यहाँ क्या है 3 2 5 5 10 2 12 12 9 21, डिजिटल सम 3, ये भी क्या पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। और आगे हम 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं तक रहेगी और कल से स्टार्ट होगी टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर। अगली क्वेश्चन भी आपके सामने जो आई है, अगली क्वेश्चन जो ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है और इसका कैलकुलेशन हमें क्या होगी, थोड़ी टफ होगी। तो क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत में एक शहर की जनसंख्या में 7% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 6% की कमी और फिर तीसरे वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 56 65 22 38 19 थी, ये थोड़ा डाटा भी क्या है, डाटा भी थोड़ा डबल दिया हुआ है, दे दिया हुआ है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। ऐसे ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है। बैंक एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक एग्ज़ाम 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं।
यहाँ देखेंगे तो क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या क्या थी, P थी। पहले वर्ष में 7% की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में 6% की कमी हुई। फिर क्या हुई तीसरे वर्ष में, फिर तीसरे वर्ष में 3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तीसरे वर्ष में 3% की वृद्धि हो गई और फाइनली जो मिला वो मिला 56, 65, 22, 38, 19। अब हमें इसे बनाना है किससे, डिजिटल सम से। तो ऐसे कैलकुलेशन करें तो बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, तो हम इसे डिजिटल सम से बना लेते हैं। 7 1 8 9 4 13, 13 का क्या हो गया 3 और 1 4, यहाँ क्या मिला 4, 3 और 1 4, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 3 2 5, 3 2 5। देखिए हम यहाँ जोड़ कर रहे थे, जबकि ये जोड़ नहीं है। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 1 7 और 8 7 56, 6 5 11, 11 का क्या मिला, इसका डिजिटल सम हुआ 2, इसका डिजिटल सम 2। और आप इसे भी काटेंगे तो इसका भी डिजिटल सम मिलेगा 2। तो क्या होगा, जिस ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 1 मिलेगा वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो देखते हैं कि किस में डिजिटल सम 1 है। यहाँ देखेंगे तो 2 2 4 और 4 और 6 10 और 10 10 20, डिजिटल सम क्या मिला 2। ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ देखें तो 6 4 10 10 10 20 20 2 22, यहाँ डिजिटल सम 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या डिजिटल सम 1 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो 5 25 डिजिटल सम 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर डाउट है तो इसे चेक कर लेते हैं। 6 4 10 10 10 20 20 8 8 20 20 और 8। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 20 20 और 8 28 पुरता है, 20 और 8 28 पुरता है, 20 और 8 28 पुर जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या मिस्टेक हुई है, मिस्टेक देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो इसको इग्नोर करना है। तो 5 4 9 और ये 19 का 1 और मेरा डिजिटल सम क्या मिल गया 1। तो फाइनली ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और इस चैप्टर की आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। ये क्वेश्चन को हम गुना करके बना सकते हैं, जबकि ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। नहीं तो हम इसे अलजेब्रा में जाएंगे। अलजेब्रा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे देखें कि कैसे डिजिटल सम के माध्यम से बनाते हैं, डिजिटल सम के माध्यम से कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो 9 कट गया, 3 2 5, यहाँ भी 9 कट गया, 50 25 5 2 7, यहाँ क्या मिला डिजिटल सम 7। आगे देखेंगे 5 2 7 और 7 7 49, 7 7 49, 9 4 13, 3 1 4, क्या मिलेगा डिजिटल सम 4। डिजिटल सम 4 कैसे हुआ हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ होगा 5 2 7 7 7 14, सॉरी 5 2 7 7 7 49, 9 4 13, 3 1 4, यहाँ क्या मिला 4 और यहाँ क्या मिला डिजिटल सम 7, यहाँ मिला डिजिटल सम 7। 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 मिला, यहाँ 7 मिला, 4 1 5, 9 कट गया, 50 25 5 2 7, 7 से 7 कट गया। यानी कि जिस ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 4 होगा फाइनली वही मेरा क्या होगा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मेरा आंसर है। आंसर की बात करें तो इन चारों में हमको क्या खोजना होगा, डिजिटल सम खोजना होगा। तो डिजिटल सम किस में है, किस में है तो देखेंगे तो डिजिटल सम हमें मिलेगा, यहाँ 9 कटा, ये 7 2 9 और 8 3 11, डिजिटल सम 2 मिला, ये कभी क्या है पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 6 6 12 12 8 20 20 और 9 29 और 29 और 3 29 3 को जोड़ेंगे 35, ये 32 हो गया, ये डिजिटल सम मिला 5, ये कभी हो नहीं सकता है। यहाँ देखेंगे तो 9 9
18 18 18 4 22, 22 6 28, 28 और 3 31 डिजिटल सम क्या मिला 4। ये क्या है मेरा पॉसिबल है। आगे इसे भी चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 16 6 1 7, 7 7 14, 14 का हो गया 5, 5 3 8 9 8 17, ये होगा डिजिटल सम 8। ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली मेरा क्या आंसर मिला, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखे हैं अब तक कि कैसे डिजिटल सम से हम किसी भी कैलकुलेशन को बनाते हैं। डिजिटल सम से हम किसी भी कैलकुलेशन को कैसे बनाते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक रख दी जाती है, क्योंकि कल से हम लोग अर्थमेटिक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड वर्क।